दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज की इस पाठशाला में हम बात करेंगे बाबा नागार्जुन के विषय में। उनका साहित्य, उनका जीवन किस रूप में अनुकरणीय है, महत्वपूर्ण है। विगत 3-4 दशकों की हम हिंदी कवियों की या कविताओं की बात करें तो जिन कवियों का सर्वाधिक प्रभाव रहा है उनमें बाबा नागार्जुन सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले कवियों को, उनके बाद के कवियों को एक नई दिशा उन्होंने दी है। उनका एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि वो कई भाषाओं के ज्ञाता रहे हैं। मैथिली उनकी अपनी मातृभाषा थी, हिंदी, संस्कृत और कई भाषाओं में वो दखल रखते थे। आज उनके जीवन और व्यक्तित्व के संदर्भ में हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित हैं डॉक्टर विद्यासागर सिंह जी। डॉक्टर विद्यासागर सिंह जी आलोचक हैं और अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। वह वर्तमान में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, सभी दर्शकों को नमस्कार। नागार्जुन के विषय में आप उनके जीवन और रचनाओं के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। डॉक्टर साहब, जब नागार्जुन की बात आती है तो मन में ऐसी संवेदना उठती है, जैसा लगता है कि कवि कैसा होना चाहिए। तो कवि बिल्कुल नागार्जुन के जैसा होना चाहिए, जिसमें लोक संस्कृति और लोक संवेदना का मणिकांचन संयोग है उनके व्यक्तित्व में। कहें कि जैसे अरुण कमल लिखते हैं कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उनकी अपनी केवल धार। तो आप देखिए नागार्जुन को कि कबीर की परंपरा से अगर इसको आप जोड़ें तो जो घर जा रहे आपने चले हमारा साथ, इतनी बड़ी आप कह सकते हैं कि साहित्यिक चिंता है। किसी ने पूछा बाबा से कि क्या कविता लिखने से समाज बदलता है? बोले नहीं, समाज बदलता नहीं है, दबाव पड़ता है। समाज बदलने के लिए, राजनीति बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। सबको पता है, प्रेमचंद ने भी आदर्शवादी यथार्थवादी को लेकर काफी सारी बातें की थी। तो डॉक्टर साहब 30 जून 1911 को जन्मे थे बाबा नागार्जुन। इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र। और आप जानते ही हैं कि कहते हैं ना कि जिसे हमारे पूर्वांचल में कहा जाता है घाट घाट का पानी पीना। तो घाट घाट का पानी पीना का केवल नकारात्मक अर्थ नहीं होता, एक जो अनुभव जनित ज्ञान था उनके पास। बाबा नागार्जुन जितना अधिकार बंगला पे रखते थे, उतना ही संस्कृत पे, उतना ही हिंदी पे, उतना ही मैथिली पे, बल्कि अन्य कई भाषाओं में वो साधिकार अपनी बात रखते थे। एक वाक्य मैं बता दूं आपको कि किसी ने पूछा बाबा से कि आप बौद्ध भिक्षु क्यों बन गए? तो कहे कि मेरा जो परिवार था वो बिल्कुल स्त्रीहीन परिवार था। स्त्रियां थी ही नहीं मेरे घर में। मैं जब 4 साल का था तो माता जी की मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पिताजी से थोड़ा सा वो होता है, जो पिता और पुत्र में जो मतभेद की स्थिति बनती है, जो पीढ़ियों का संघर्ष होता है, तो उनसे उनकी जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। तो बोले कि हम सब घर द्वार छोड़ करके हम निकल गए और बौद्ध भिक्षु बन गए। अतः उन्होंने नाम रख लिया अपना नागार्जुन। तो वो तो मैथिली साहित्य में जब लिखते थे तो यात्री उपनाम से भी थे। तो कहने का मतलब कि बाबा नागार्जुन को आप देखिए तो देखिए, एक होता है जीवन, एक होती है जीवन धर्मिता। तो जब आप जीवन को प्रमुखता देते हैं तो वहां से जीवन धर्मिता खिसकने लगती है। बाबा के बारे में इतने सारे आप कह सकते हैं कि वाक्य हैं, प्रसंग हैं। सौभाग्य से मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा था, तो बहुत सारे साहित्यकारों का सानिध्य मिला। तो उसमें कुछ ऐसे प्रकरण आते थे जब बाबा भोपाल पहुंचते थे, फिर भारत भवन में जाते थे, फिर वहां से जबरदस्ती लोग इन्हें पकड़ करके नहलवाते थे, है ना। पटना जाते थे, कहीं कुछ नहीं है, पता चला कि कोई स्वाभिमान इतना हिमालय पर्वत से बड़ा, क्या मजाल कि कोई व्यक्ति जो है उन्हें झुका दे। रिक्शा वालों, ठेला वालों, रैन बसेरा में सो जाते थे रात में। ये कवि, ये जो कविता निकलेगी, आप समझ रहे हैं। बाबा ने एक दौर में कहा था
किसी ने पूछा कि तो भाई आप तो केवल वैसी बातें करते हैं जो आप कह सकते हैं कि समाज की जो जागतिक सच्चाई है, क्रूर सच्चाई है। कहता है कौन कहता है, मैं प्रेम की भी बातें करता हूं, लेकिन हाँ मेरी कविताओं में 60% से अधिक बातें आप कह सकते हैं कि सामाजिक सत्य है, सामाजिक विद्रूपताओं कुरीतियों को लेकर के है, और 40% के आसपास बातें प्रेम की भी है। ये थे बाबा नागार्जुन। जी जी जी। लोग एक तरह से कहें तो बौद्ध लोकायत और मार्क्सवादी दर्शनों का समाहार भी इनके काव्य में हमें मिलता है। दूसरी ओर जब हम मिथिलांचल की बात करें तो वो रेणु के यहाँ तो मैला आंचल को पहला जो है आंचलिक उपन्यास माना गया। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं तो नागार्जुन के रतिनाथ की चाची हो या बलशनमा हो या नई पौध हो, ये मैला आंचल से पूर्व प्रकाशित हो चुके थे। मैलांचल से पूर्व प्रकाशित हुए, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि उनको आंचलिक उपन्यास क्यों नहीं माना गया, पहला उपन्यासकार मतलब क्यों नहीं माना गया, इसके पीछे आप बहुत अच्छा प्रश्न है। दरअसल आंचलिकता को लेकर ही आलोचकों में मतभेद था। आप जरा सोचिए कि केंद्र में स्थापित कोई भी आलोचक रेणु पर बात करने के लिए तैयार नहीं था। आपको जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि मैला आंचल पांडुलिपि से उसे पुस्तकाकार रूप आने में 3 वर्ष लग गए, और उसकी बड़ी आप रोचक कहानी है। पटना विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उनको प्रति रेणु जी ने दिखाई थी। उन्होंने जितना मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने रामविलास नलिन विलोचन शर्मा जी के मित्र थे, तो उन्होंने चर्चा की। फिर नलिन विलोचन शर्मा जी ने पांडुलिपि देखी, फिर पढ़ी, फिर उन्होंने उसमें आज अखबार निकलता था पटना से, अभी तक हम लोगों के समय तक निकल रहा था, अब शायद नहीं निकल रहा है, या निकल रहा होगा तो मुझे जानकारी नहीं है स्पष्टता। तो उसमें उन्होंने उसकी समीक्षा लिखी, तो लोगों की उत्सुकता बढ़ी, और फिर जाकर के आप समझिए कि मैला आंचल पुस्तकाकार रूप में आया, तब उस पर चर्चा परिचर्चा शुरू हुई। तो उसके पहले अगर कुछ भी, हालांकि बाबा नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नगरीय परिवेश और आप कह सकते हैं कि नगरीय विद्रूपताओं, राजनीति, समाज पर अधिक व्यंग किए हैं। ग्रामीण जो चित्रांकन है, ग्रामीण परिवेश का चित्रांकन उनके यहाँ यदा कदा, है ना, यथासाध्य जिसको कहते हैं, वो मिलता है। तो इस पे ये चर्चा करना कि बलचनमा हो, चाहे प्रति परिकथा हो, रतिनाथ की चाची या नई पौध हो, उसमें कोई आंचलिकता ढूंढेगा, वो तो रेणु ही बाल बाल बचे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि प्रेमचंद की परंपरा में जो कुछ भी ढूंढा जा रहा था, प्रेमचंद जैसा ढूंढा जा रहा था। कोई भी ऐसा व्यक्ति उनसे भिन्न ढूंढने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए आप देखते हैं कि वैचारिक स्तर में बहुत सारे लोग आप कह सकते हैं कि भिन्न लिख रहे थे, अच्छा भी लिख रहे थे, लेकिन उनकी चर्चा उस तरह से नहीं हुई। इलाचंद जोशी हो, चाहे गे हो, चाहे उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने चर्चा की कि जैसे कि आलोचना का एक जो दायरा था वो प्रेमचंद के आसपास सिमट रहा था, उसी तरह से लोग आलोचना के क्षेत्र में जा रहे थे। जहां तक हम ग्रामीण क्षेत्र और खासतौर से अगर कृषक जीवन की बात करें तो हिंदी साहित्य में उतना व्यापक रूप से लेखन उस दृष्टि से वहां नहीं मिलता है। सबकी निगाहें आकर के गोदान पे ठहर जाती हैं, एक महाकाव्य है वो कृषक आख्यान, कृषक जीवन का। वहीं हम अगर बलशनमा की बात करें तो इन दोनों की अगर चर्चा की जाए तो आप किस रूप में देखते हैं गोदान की परंपरा में इसको? डॉक्टर साहब देखो, बात कहां होती है और कहां छूट जाती है। कहते कि जैसे हम कहते हैं कि संसार को देखने का एक जो अपना नजरिया होता है ना, कोई हाथी में सूंड देखता है, कोई उसका पांव देखता है, कोई उसका शरीर देखता है, कोई उसका मस्तिष्क देखता है। कबीरदास जी ने भी इसको बड़ा अच्छा कहा है कि एक ही राम देखा सबहिन में, कहे कबीर मनमाना, माटी एक भेष धरे नाना, तामे ब्रह्म समान। अब कोई आलोचक है, उसकी दृष्टि यदि साम्राज्यवादी है तो राय साहब को केंद्र में रखेगा, उसकी दृष्टि यदि प्रगतिशील है तो होरी और धनिया को केंद्र में रखेगा, है ना। तो उस प्रकार से दृष्टि पर सारी चीजें निर्भर करती हैं।
बलचनमा हो चाहे गोदान हो। देखिए गोदान की लोकप्रियता का कारण क्या है? गोदान की लोकप्रियता का कारण यह है कि प्रेमचंद ने उस विषय को छुआ जो सबसे मार्मिक विषय था। बाबा नागार्जुन स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। किसी ने उनसे पूछा साक्षात्कार लेते समय कि क्या आप किसी आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो बाबा ने खुद ही कहा कि मैं तो 40-41 के आसपास कई बार जेल गया, और मैं स्वामी सहजानंद का जो कृषक आंदोलन था, है ना, बिहार में जो चल रहा था, उससे वो जुड़े हुए थे। 8 माह जेल में। हाँ, तो 7-8 बार वो लगभग जेल में गए। तो कोई भी ऐसा लेखक नहीं है, अगर वो किसी मूवमेंट से या किसी क्रांतिकारी विचारधारा से वो जुड़ा नहीं है ना, सुविधा के अनुसार लिख रहा है, तो कभी महान लेखक नहीं बन सकता है। तो यही कारण है। देखिए बाबा नागार्जुन स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि कविता से दूध नहीं मिलेगा। दूध का पैसा देने के लिए कविता लिख करके काम नहीं चल सकता है। आपको जाकर कहानी लिखनी पड़ेगी, उपन्यास लिखना पड़ेगा, यानी गद्य के क्षेत्र में आना पड़ेगा। क्योंकि आप 5-7 कविता किसी संपादक को लेकर के जाइए और कहिए कि हमें 100 रुपया दे दो, नहीं देगा। लेकिन आप कोई पांडुलिपि लेकर के जाइए और कहिए कि ये अच्छी सी कहानी है या उपन्यास है, तो जरूर आपको एडवांस में 100-200 रुपया दे देगा। जिससे तो बाबा नागार्जुन संघर्ष तो कर रहे थे। आप देखिए, एक बार पूछा गया उनसे कि आप अपने से वरिष्ठ कवियों में किसको अपना आप आदर्श मानते हैं, तो उन्होंने बिना लाग लपेट के बोला कि मैं कवि निराला को अपना आदर्श मानता। हालांकि प्रसाद जी से बहुत स्नेह रखते थे। एक बार बातचीत में उन्होंने कहा कि एक उनके मित्र थे, तो आए उनसे और कहे कि तुम तो कवि हो, तो जरा मुझे प्रसाद जी से मिलवा दो, और प्रेमचंद जी से भी। तो ये लोग गए तो बता रहे थे कि भाई प्रसाद जी जो है मालिश करवा रहे थे। सोनी साहू बड़े घर के थे प्रसाद जी, तो उन्हें कोई आर्थिक समस्या तो थी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आर्थिक संकट में होता है वही सबसे अच्छा साहित्य लिखता है, या जो नहीं होता है वो नहीं लिखता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो चेतनता की बात होती है। कहा जाता है नागार्जुन के बारे में कि वो जन चेतना के कवि थे, लेकिन उनकी जनवादी चेतना जितनी सचेत थी उतनी ही अचेत भी थी। तो लोग जब गए प्रसाद जी से मिलने के लिए, तो मालिश करवा रहे थे, तो मतलब कि ये कौन लोग हैं, कहे तो भाई बातचीत हुई, तो हाँ तो कुछ लिखते हो, तो हमारी कौन सी, तो उस समय कामायनी प्रकाशित हुई नहीं थी, उसके पहले वो गए थे। तो उन्होंने आंसू का नाम लिया कि हमने वो कविता पढ़ी है। तो ये बनारस भी रहते थे यात्री, आप जानिए ना, घुमक्कड़ राहुल संकृत्यायन की परंपरा के ये कवि हैं, है ना। तो घुमकड़ी में ये मशहूर थे घुमकड़ी के लिए, इसलिए घूमते रहते थे। तो बनारस भी रह ली। जिसको कहीं भी कोई आप कह सकते हैं कि जिंदगी की सत्यता का भान न हो, आप समझ रहे हैं ना, जिंदगी की सत्यता का भान का मतलब हम ये चाहिए वो चाहिए। जो आदमी अवचेतन के स्तर पे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा, मैं तो ऐसा मानता हूं कि बाबा नागार्जुन का जो दूसरा मन था, कवि निराला के शब्दों में जो एक और मन था राम का, जो थक न सका जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, तो जो दूसरा मन था बाबा नागार्जुन का बहुत प्रबल था। डॉक्टर साहब, एक समय ये था कि जो साहित्यकार हुए या कवि लेखक हुए, वो जो जन समुदाय से जुड़े मुद्दे थे उस आंदोलन में वो सक्रियता सहभागिता करते थे। जैसा अभी अपने चर्चा की कि नागार्जुन बाबा भी किसान आंदोलन में जेल रहे, 8 माह की जेल, उससे पूर्व भी वो कई बार जेल गए। और वही जो नागार्जुन बाबा की एक मैं कहूँगा कि आत्मबल था, हिम्मत थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री के सामने वो कह देते हैं कि देश बेचकर नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक फूल चढ़ाते हैं। दूसरी ओर वो इंदिरा गांधी से भी कहते हैं हिंदू हिंदू तुम तो भूल गए सबको, कुछ इस तरह की वो बातें करते हैं। क्या आज आपको लगता है कि इतना बड़ा दिल किसी साहित्यकार में है, या इतना बड़ा दिल किसी नेता में है कि वो अपनी आलोचना सुन सके? इस बारे में नागार्जुन को आप कैसे देते हैं? जी जैसा देखिए, इतना ही नहीं, देश की आजादी के बाद जब विक्टोरिया आने वाली थी, तो मैंने कहा जाता है कि इतनी कविता में इतनी धारदार व्यंग करने वाला मैं दूसरा कवि नहीं देख रहा, जितनी मेरी छोटी सी समझ है। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यह बात ही हमें जवाहरलाल की। हाँ बिल्कुल, है ना। अब आप जरा सोचिए, ये तो नहीं कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के आप कह सकते हैं कि चलते उनके बहुत सारे दायित्व थे। देश ठीक है, देश गुलाम हुआ, देश गुलाम होने के पश्चात जो है आप कह सकते हैं कि
उसके बाद जो है एक दायित्व होता है, उस दायित्व बोध से पंडित जी बंधे हुए थे, और कोई उनके देश में आएगा तो स्वागत करना जो है अभिष्ट है ना। लेकिन बाबा नागार्जुन वहां भी नहीं चूकते हैं। तो जो आप बात कह रहे हैं, एक वाकया याद आ रहा है, मेरे शोध निर्देशक बताते थे सूरज पालीवाल जी की कोई पुरस्कार समारोह था, श्रीमती गांधी थी, 80-81 की बात है। तो मतलब एक नहीं होता है जैसे आजकल कवियों में या आजकल के लेखकों में जो एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो उत्कंठा नहीं होता है कि किसी भी तरह से इन किन प्राकरण, इनमें कहां क्षमता है शासन का विरोध करने का। तो मैंने शुरू में कह दिया था डॉक्टर साहब कि जो घर जा रहे आपने चले हमारे साथ, ये उस परंपरा के कवि हैं। तो अब देखिए वो कितना महत्वपूर्ण वाकया है। श्रीमती गांधी थी या मुरारजी थे, मैं स्पष्ट नहीं हूं उस तरह से। तो वो पुरस्कार कार्यक्रम में था कि जब नाम पुकारा गया बाबा का तो उठ नहीं रहे, खड़े नहीं हो रहे, ठीक है। तो जब प्रधानमंत्री खड़े हुए तो ये भी खड़े हो गए, जब प्रधानमंत्री बढ़े तो ये भी बढ़े। तो जो पूछा तो बाबा ने कहा कि उन्होंने दी, हमने ली। समझ में आ रही बात? जो स्वाभिमान है। हाँ, ये नहीं कि जब जाकर के मंच पे आप पहुंच गए हैं, वहां पे इंतजार करें प्रधानमंत्री का। तो ऐसे लोगों के देखिए हम समझौता कब करते हैं, आप जरा सोचिए। तो हम समझौता क्यों करते हैं? हम एक लालच होता है, किसी चीज को प्राप्त करने की भीतरी लालसा होती है जिसको हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, और लालसा के उसी से वशीभूत होकर करते हैं। जी जी। नहीं तो जो अरे कबीर को क्या लालच है भाई, बाबा नागार्जुन को क्या लालच है, पंडित नेहरू के बुलाने पे भी निराला नहीं जाते थे, क्या लालच है? कोई लालच नहीं थी। सत्ता तो आपको लाभान्वित करने के लिए है, जब आपको कुछ लाभ चाहिए नहीं तो फिर क्या नेहरू, क्या इंदिरा, क्या मोदी, और क्या आप कह सकते हैं कि कोई भी। एक ये है कि बाबा के बारे में जो मुझे लगता है कई जगह आलोचना उस संदर्भ में नहीं होती कि उनके काव्य को लेकर के तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन उतना जो उनके कथा साहित्य को लेकर के शायद उतनी चर्चाएं नहीं है, उतना वो प्रकाश में नहीं आ पाया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, बाबा ने खुद इस बात को स्वीकार किया था बात बात में कि मुझे कविताएं बहुत पसंद है, मुझे कविता लिखना, कविता करना बहुत पसंद है। मैंने नहीं कहते हैं कि मेरी प्राण बसती है कविता। फिर किसी ने कहा कि फिर आप गद्य के क्षेत्र में, वही बात आ गई रोटी वाली, है ना। बोले कि वही, इससे कविता से दूध नहीं प्राप्त हो सकता है, दूध नहीं खरीद सकते। और बात होती है, देखिए आप अज्ञे को देखिए, अज्ञे महत्वपूर्ण कवि हैं निश्चित रूप से। भले शुरू में बाबा से भी उनका मतलब उस तरह से कह सकते हैं कि साहित्यिक मतभेद था जी। वैसे तो लोग अच्छी बातचीत होती है, विचारधारा, हाँ, वैचारिक जो मतभेद होता है। तो अज्ञे को भी आप देखिए कि आज भी हम कवि ही मानते हैं बड़ा, जबकि आप शेखर एक जीवनी ना अद्भुत उपन्यास है, और हमें लगता है कि उस दौर के 10 महत्वपूर्ण उपन्यासों में वो है महत्वपूर्ण, है ना। फिर भी हम उन्हें कवि के रूप में जानते हैं, अज्ञे उपन्यासकार के रूप में हम नहीं जानते जी। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी, जैसे प्रेमचंद कविता लिखें, कितना भी वो कविता लिख ले तो उनको कोई भी नहीं, आपको पता होगा शायद रामविलास शर्मा जी खूब कविताएं लिखते थे शुरुआती दौर, है ना। झुका यूनियन जैक, तिरंगा फिर देखो लहराया है, जन सैलाब तोड़ करके ऐसे। तो कहने का मतलब है कि बांध तोड़ करके ऐसे जन सैलाब, जब आजादी मिली थी, और अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे रामविलास शर्मा जी। नामवर जी भी मैंने सुना है कि शुरुआती दौर में कविताएं लिखते थे, लेकिन कोई भी उन्हें न कवि के रूप में जानता है और ना आप कह सकते हैं कि कहानीकार के रूप में। वो आलोचक के, आप देखिए हम रिफरेंस में यूज करते हैं ना जी, कि शुक्ल जी की पहली कहानी, तो भाई उन्हें तो कथाकार घोषित कर देना चाहिए हमें। तो है आलोचक ही है, बड़े आलोचक हैं जी। तो ठप्पा वही लगता है जिसमें आपका बड़ा काम होता है ना। तो डॉक्टर साहब, बाबा नागार्जुन, जैसा कि पूर्व में भी चर्चा हुई कि वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, मैथिली उनकी अपनी भाषा थी, और संस्कृत और बांग्ला, हिंदी, और मूल रूप से वो संस्कृत की जो है विशेष रूप से रुचि रखते थे, उसमें ज्ञान रखते थे, लेकिन फिर वो लोक की तरफ कैसे मुड़े? डॉक्टर साहब देखिए ये बड़ा रोचक
प्रश्न है, आपने बड़ा मौजूद सवाल उठाया है। दरअसल बाबा जो थे वो उद्भट विद्वान थे। तो उद्भट विद्वान के लिए भाषा कोई बाध्यकारी नहीं होती है, वो सारी भाषाओं में चाहता है अपना साधिकार हासिल करना। बाबा संस्कृत के महत्वपूर्ण विद्वान थे और उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र का गहन अध्ययन किया था, लेकिन कभी भी वो अपनी कविता पर उसको हावी नहीं होने थे, क्योंकि उनका मानना था, एक बार वो कोलकाता प्रवास पर थे तो किसी महिला ने उनका साक्षात्कार किया था। तो उन्होंने कहा कि कोलकाता में आप साहित्य को लेकर क्या अच्छा देखते हैं। उन्होंने कहा कि काफी संभावनाएं हैं, लेकिन जो मैं खराब देखता हूं वो पूछो। तो जो मैं खराब देखता हूं वो कह रहे हैं कि भाई जो हिंदी से जुड़े हुए साहित्यकार हैं कोलकाता में, वो बंगला साहित्य पर बिल्कुल काम नहीं करते और बात नहीं करते, और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। जब तक आप क्षेत्रीय भाषाओं को, क्षेत्रीय साहित्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप कहते राष्ट्रीय साहित्य आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बाबा जब भी, भाई संस्कृत तो आप समझते हैं अभिजात्य भाषा, शिष्ट भाषा, जो भी कहना आप कह ले, देवताओं की भाषा, वैदिक समय की भाषा, लेकिन संस्कृत साहित्य का और काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहन अध्येता होने के बावजूद भी बाबा ने कभी लोक का पूंछ पकड़ना नहीं छोड़ा। पूंछ पकड़ करके आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि समस्या का समाधान यहीं से निकलेगा। आप देखिए ना कि किस प्रकार से प्रगतिवादी चेतना में जो सौंदर्य की परिभाषा बदल जाती है। फावड़ा चलाते हुए मजदूर के शरीर से टपक रही पसीने की बूंद में वो सौंदर्य ढूंढता है, सरसों के पीले फूल में सौंदर्य ढूंढता है। वह प्रकृति के प्रांगण में जाकर के सौंदर्य नहीं ढूंढ रहा है ना। एक वाकया है, जब रिक्शा पे चढ़े हुए चल रहे थे बाबा, तो वो कहीं कहते ना ढलान और उतरान होता है, तो एक महिला भी थी उनके साथ, नहीं होता शेयर करके चलना, तो महिला कहे कि भाई तुम रुक जाओ, मैं उतर जाती हूँ, तुम्हें आसानी हो। तो उतर गई वो तुरंत, और इतने बाबा जो है उतने तेजी से नहीं उतर सके, तो उन्हें रिक्शा वाले ने कहा नहीं आप बैठे रहिए। तो जब ऊपर चढ़ गया तो उन्होंने कहा कि तुम उनको उतार दिए, मुझे क्यों नहीं उतारे? तो क्योंकि उनको भी मैं नहीं उतारता, क्योंकि वो एहसान लादना चाहती है मेरे ऊपर कि मैं रिक्शा चढ़ा नहीं सकता। मैं चढ़ा सकता, और जो पैसा ले रहा हूं पसीने की कमाई, ये स्वाभिमान है। तो बाबा जो है लोक से जुड़े हैं, इसीलिए उनमें वो बड़े कवि है। नहीं तो शास्त्रीय परंपरा में तो अब तुलसी से बड़ा कोई क्या होगा, समझे डॉक्टर साहब? तो यही बात है इसमें। अध्ययन करना एक बात है, शुक्ल जी भी पूरी काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहन अध्ययन करते हैं, लेकिन कहीं भी लगने नहीं देते हैं कि हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, चाहे काव्य शास्त्रीय परंपरा में भारतीय हो चाहे पाश्चात्य हो, उसके गहन अध्येता शुक्ल जी थे। और जबकि अज्ञेय में वो सारी चीजें दिखती है, इसीलिए अज्ञेय जो है शुक्ल जी के बरक्स कहीं नहीं ठहरते हैं। यही बात है। इसलिए नागार्जुन बड़े कवि हैं, क्योंकि वो लोक से संबद्ध है। अंत में सर, एक सार रूप में हम देखें बाबा नागार्जुन की, तो हिंदी साहित्य को जो देन है बाबा नागार्जुन की, वो आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक परंपरा कबीर की है और एक परंपरा तुलसी की है। ये दो ही परंपरा भारतवर्ष में चलेगी, है ना। एक के केंद्र में लोक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि लोक वही है इसको समझने के लिए किसी पोथी की जरूरत नहीं, जो सहज संभव्य है, जो स्वाभाविक गति से आता है, जो साधारण तरीके से आपके भीतर प्रवेश कर जाता है, वही लोक है। तो बाबा जो है वही लोक संचेतना के कवि है ना। बार बार लोग कह देते हैं जनवादी कवि हैं, जनवादी कवि हैं। अरे भाई, जनवादी कवि हैं तो हैं क्या? तो उनका जनवाद जो है, मैंने शुरू में ही कहा कि जितना सचेत है उतना ही अचेत। वो गाहे बगाहे जो है कई सारी चीजों के लिए आप सत्ता को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, कई सारी चीजों के लिए स्वयं को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, वो अपने को भी नहीं बख्शते। वो ऐसे कवि हैं जिनके मिजाज और संस्कार में आप कह सकते हैं कि लोक धर्म, हाँ, जनवाद है। जनवाद। और जो
कहा जाता है कि बाबा नागार्जुन पर जितना प्रभाव दूसरी विचारधाराओं का है, उससे अधिक उन पर प्रभाव लोक का है। इसलिए जहां भी लोक है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है लिखेगा ही कि कई दिनों तक चूल्हा रहा, चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। अकाल और उसके बाद कविता आप समझ रहे हैं, वो बात बात में कहते हैं बाबा कि हमें पता ही नहीं था कि ये कविता इतनी हिट हो जाएगी, प्रसिद्ध हो जाएगी। एक प्रतिबिंब वो कविता बनाती है इस रूप में। हाँ, वो कहे कि 1951-52 की कविता है और वो 34 में या उसके बाद ही भीषण अकाल पड़ा था भारत में, उसको लेकर के। इसलिए रामविलास शर्मा जो मानते हैं कि नागार्जुन की कविता में कलात्मक सौंदर्य एवं लोकप्रियता दोनों का बराबर आप कह सकते हैं कि समन्वय दिखता है। वो सौंदर्य में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन जहां लोक की बात आती है वहां भी वो किसी से पीछे नहीं है। इसलिए लोक के बिना बाबा नागार्जुन को समझा नहीं जा सकता है। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बाबा नागार्जुन के विषय में विस्तार से उनके साहित्य को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के, उनकी जो विचारधारा है, जो उनका स्वाभिमान है, आज के समय पे वो कवियों में, नेतागणों में नहीं दिखाई देता। ये मैं कहूँगा एक दुर्भाग्य है कि सहनशीलता का अभाव है। तो दोस्तों, साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। जय हिंद, जय भारत।